तो बच्चों, हम लोगों ने कल मतलब वर्किंग डे के कल में मतलब शनिवार को सिंधु घाटी सभ्यता की नगर व्यवस्था और व्यापारिक केंद्र को शुरू किया था, यही ना। तो इसमें सबसे पहली चीज ये है, व्यापारिक केंद्र कौन कौन है। ठीक है, इसमें आप इसको हाईलाइट कर दीजिएगा। व्यापारिक केंद्र तो हड़प्पा भी है, मोहनजोदड़ो भी है, कालीबंगा भी है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये चारों दिया जाए और ये पूछा जाए कि इसमें सबसे बड़ा कौन है व्यापारिक केंद्र, तो लोथल है। ये क्या है, यहां से समुद्री व्यापार होता था। ठीक है, क्लियर। और एक चीज याद रखिएगा कि लोथल जो है यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। ये विशेष बात आप याद रखिएगा, क्लियर, कि यह विश्व विरासत सूची में यह शामिल है। अब एक चीज आप याद रखिएगा कि यहां से जो मुख्य व्यापार होता है वह कहां को हो रहा है। आप कहेंगे सर मिस्र को हो रहा है, ठीक है, क्लियर। फिर दूसरा जो व्यापारिक केंद्र है वो कौन है, सुरकोटदा है। और तीसरा है धौलावीरा है। कि संयोग से आप तीनों ही जो केंद्र हैं ये कहां पर हैं, गुजरात के अंदर है। ठीक है, एक और बंदरगाह शहर है जिसको हमने आपसे चर्चा किया था और वो है सुतका गंडोर। ठीक, तो ये पोर्ट सिटी है, बंदरगाह नगर है। और ये जो है ये सभ्यता के क्या है, व्यापारिक स्थल है। क्लियर। इसमें आपको एक चीज याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या मुद्रा का कोई प्रमाण मिलता है, आप कहेंगे नहीं सर। तो फिर ये व्यापार कैसे कर रहे हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली से कर रहे हैं, मतलब अदला बदली से कर रहे हैं। क्लियर। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपसे उठता है कि इन मुद्राओं से हमें और क्या जानकारी मिलती है। तो आप कहेंगे कि सर धार्मिक महत्व की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब क्या धार्मिक महत्व की जानकारी मिलती है, ठीक है, तो अभी आगे आ जाएगा। फिलहाल हम पहले इसको खत्म करें नगर व्यवस्था को। तो वो चीज क्या, इसका महत्व, धार्मिक महत्व अगली स्लाइड के अंदर 2 या 3 स्लाइड के बाद आपको मिलेगा। अब ये चीज देखिए, हड़प्पा के जो भवन होते हैं वो कैसे हैं, भवनों के प्रकार कैसे हैं। तो ये देखिए कि हड़प्पा के जो भवन हैं वो यहां 3 प्रकार का दिखाया जा रहा है, एक, फिर ये 2, और फिर 3। एक में क्या दिया है कि जो पब्लिक या सार्वजनिक बिल्डिंग है उनकी बात की जा रही है। ठीक, दूसरी चीज ये निजी प्रॉपर्टी की बात की जा रही है। क्लियर। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग की बात की जा रही है ना। तो जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उस सार्वजनिक बिल्डिंग है उसमें है स्नान गृह और अन्नागार। क्लियर। ये जो स्नान गृह है इसका क्या महत्व है, धार्मिक महत्व है। और ये अन्नागार क्या है बच्चों, ठीक, ये अन्नागार क्या है, जाना जाए। तो आप कहेंगे कि सर ये अन्नागार
टैक्स से इकट्ठा किया गया अन्न है। क्लियर? अब ये जो अन्न है इसका क्या प्रयोग है? दो जगह है। एक, कार्य के बदले अनाज, मतलब वेतन देने के लिए। वेतन देने के लिए। और दूसरा क्या है? आपातकाल के लिए है। ठीक? अब आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारा अतीत कितना स्ट्रांग रहा है। क्लियर? है ना? जो आज आप वर्क नहीं कर पा रहे हैं वो चीज उन्होंने करके छोड़ दिया है। क्लियर? अब यहां आप आ जाइए। ये जो दूसरे नंबर की बिल्डिंग है, आवासीय भवन, इसमें देखिए 2 कमरे का ये मकान बनता था। ठीक? लेकिन हर मकान में आंगन है। आंगन है। अब अगर आपसे पूछा जाए सर, आंगन बनाने का जो प्रक्रिया है वो दुनिया में कहां से हुई, तो आप कहेंगे कि सर बेबीलोनियन सभ्यता से हुई है। तो मकान में आंगन, ये बेबीलोनियन सभ्यता से आई है। ठीक है? क्लियर? हो गया? अब ये जो विशाल भवन है, ये बड़ा संरचनाएं हैं, या जिसे आप कह सकते हैं प्रशासनिक का बिल्डिंग है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको एक कार्य करना होगा। वैज्ञानिक सोच की तरफ चलना होगा, तो हम वहां आपको बड़े आसानी से समझा देते हैं। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। मैं आपके सामने इस बोर्ड को 2 भागों में बांट देता हूं। ठीक? 2 भागों में हमने डिवाइड कर दिया। इसको हमने कह दिया ईस्ट, और इसको हमने कह दिया वेस्ट। ठीक है? क्लियर? तो जो ईस्ट है, सैंधो घाटी सभ्यता में यहीं पर नगर बसाए जाते थे। और जो वेस्ट है, यहीं पर प्रशासनिक बिल्डिंगें बनाई जाती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंगें बनाई जाती थी। ठीक है? इन्हीं प्रशासनिक बिल्डिंगों को आपकी किताबों में क्या लिखा गया? दुर्ग लिखा गया, या किला लिखा गया। दुर्ग या किला लिखा गया है। ठीक है? अब याद रखिएगा, हो गया ना? इस दुर्ग या किले की सिक्योरिटी के लिए, जैसे सपोज करिए कि ये मान लेते हैं कि ये दुर्ग है, मान लेते हैं। ठीक? ये जो है सदैव चबूतरे पर बनता था। क्लियर? चबूतरे पर बनता था और ऊंचे पर बनाया जाता था। और दूसरी बात आप याद रखिएगा कि इसकी रक्षा के लिए चारों दिशाओं में 4 गेट बनते थे। कल्पना करिए कितनी हाई टेक्नोलॉजी है ये। 4 गेट बनते थे और हर गेट पर दरबान का आवास बना हुआ है। गेट कीपर्स रहते हैं। क्लियर? ये आप मोहनजोदड़ो को देख रहे हैं आप। क्लियर? अब यहां पर आप आ जाइए और एक सिंपल सी बात करनी है।
चाहे आप इधर बना लें चाहे इधर बना लें, दोनों ओर सेम स्थिति रहेगी। तो जो सड़कें बनती हैं, ये सड़कें इनकी दो प्रकार से बनेंगी। ठीक, ये देखिए, इनके पास जो सड़कें हैं वो तीन प्रकार की हैं। एक राजपथ है, दूसरी सड़क है, और तीसरी जो है वो स्ट्रीट है, गली है। क्लियर? तो जो राजपथ बनता है ये 33 फीट का बनता है, चौड़ा, और जो सड़क बनती है ये लगभग 12 फीट की है। ठीक है, और जो गली बनती है ये 4 फीट की है। 4 फीट मतलब लगभग 1.5 मीटर की है। ठीक, अगर हम मीटर में देखें तो इसको राजपथ को हम 10.33 मीटर कर सकते हैं। ठीक है, और इसको सड़क को आप लगभग 3 मीटर कर देंगे। ठीक, तो मीटर में ये है, फीट में ये है। क्लियर? लेकिन एक खास बात याद रखिएगा, हो गया ना? जो इनकी नालियां होती हैं, ये नालियां भी तीन प्रकार की हैं। हम इसी पे नाली भी बना देते हैं। ये मेन नाली है, सार्वजनिक। ठीक है, ये बहुत चौड़ी हुआ करती थी। क्लियर? लेकिन इसके साथ साथ, ठीक है, एक और नाली होती थी जिसे सामुदायिक कहा जाता था। ये सार्वजनिक हो गई, एक सामुदायिक हो गई, और एक प्राइवेट हो गई, निजी हो गई। तो जो प्राइवेट नाली है, ये तो आपका घर बना तो भाई आप लोग को जोड़ेंगे ना। फिर ये जो सामुदायिक नाली है ये कॉलोनी की नाली है। क्लियर? जैसे हमने घर बनाया तो यहां से एक प्राइवेट नाली निकाला और सड़क के नीचे से एक कॉलोनी की नाली जा रही है, उसमें हमने मिला दिया। अब ये कॉलोनी की नाली जो है ये जाके मिल किस में रही है? नगर पालिका द्वारा जो बनाया गया है उसमें जाकर के मिल रही है, और नगर पालिका उसी चीज का क्या करता है? टैक्स लेता है। बनाया है उसने एक बार, लेकिन टैक्स क्या लेगा? हर बार लेता रहेगा। क्लियर? तो ये चीजें आपने देखा कि सड़कें भी तीन प्रकार की हैं, नालियां भी तीन प्रकार की हैं। एक चीज देखिएगा कि पूर्व में ही नगर है और पश्चिम में प्रशासनिक बिल्डिंग है। ठीक है? क्लियर? तो ये चीजें भूलना नहीं चाहिए आपको कि पश्चिम में आओ भाग चलें पूरब की ओर। ठीक है? क्लियर? तो हो गया, कंप्लीट कर गए। तो ये भी हमने कंप्लीट कर दिया है। अब ये देखिए, यहां कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के जो आवासीय भवन हैं, कह रहा है कि सर इसमें दो प्रकार के भवन आते हैं, एक छोटे मकान है और एक बड़े मकान है। ये जो बड़े मकान है ये प्रशासनिक बिल्डिंग है सर, या प्रशासनिक बिल्डिंग है, या यह औद्योगिक केंद्र है। प्रशासनिक बिल्डिंग या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है ये। क्लियर? या अन्नागार है। क्लियर?
लेकिन आप याद रखिएगा कि जो छोटे मकान होते हैं इसमें कमरे सीमित होते हैं, लगभग 2 ही कमरे के मकान ये बनते हैं, इनमें आंगन होता है। ठीक है? क्लियर? है ना? लेकिन एक बात याद रखिए, किसी बिल्डिंग में प्लास्टर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, किसी बिल्डिंग में प्लास्टर नहीं है। फिर ये देखिए, कालीबंगा एकमात्र स्थल है जहां के घरों को सजाने में, ठीक है, अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। अलंकृत ईंटों का प्रयोग यहीं पर हुआ है। ठीक है? अच्छा, अब एक बात आप और याद रखिएगा, ये मैटर आपको याद रखना है कि एक घर को बनाने के बाद वह उसकी दीवार से सट करके घर बनाने की अनुमति नहीं देते थे। घरों के बीच जगह छोड़ी जाती थी। अब कह रहा है कि ऐसा क्यों किया जाता था? एक घर के बाद जगह छोड़ दी जाती है, फिर दूसरा घर बनाया जाता है, ऐसा क्यों किया गया है? ये देखिए। ठीक है? पड़ोसियों के बीच होने वाले संघर्ष को रोकने के लिए। ठीक है? ऐसा करते थे। आ रहा है दिमाग पर? आप पढ़ने के स्थान पर एक आकृति अपने दिमाग पर बनाइए। मैं आकृति बना रहा हूं। आप सबसे पहले आंगन बना लीजिए। ठीक है? आंगन बना लीजिए। पहले तो आप, आजकल तो पहले तो घर बना लेते हैं, उसके बाद आंगन बनाते हैं, जो छूटा रहता है। नहीं, सबसे पहले आप आंगन बना लीजिए और आंगन के किनारे किनारे आप एक तरफ दक्षिण में रसोई घर बना दीजिए। ठीक? कोने पर। उसके बाद अन्नागार बना लीजिए। भाई कुछ तो घर में आएगा, स्टोर हाउस बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? उसके बाद आप बाथरूम बना दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे? आप कह दिए उसके बाद सर आप 2 कमरे बना लीजिए। ठीक है? यही चीज आपके माइंड में रहना चाहिए कि लोग अपना घर कैसे बनाते थे। आंगन बनाओ। ठीक है? किनारे किनारे क्या करेंगे? बाथरूम बनाएंगे, स्टोर रूम बनाएंगे, फिर क्या करेंगे? किचन बनाएंगे, और फिर क्या करेंगे आप? बनाए। इसका मतलब है कि कमरे तो 2 हैं, लेकिन आकार इसका बहुत बड़ा है। कमरे 2 ही हैं, लेकिन आकार बड़े होंगे। ठीक? और अब इसके बाद फिर दिमाग पर आइए कि दूसरा आदमी घर कहां बनाएगा? तो ये कह दिए भैया परे जगह छोड़ो। हाँ, आज भी गांव में होता है। ठीक है? क्लियर? और लोग छोड़ छोड़ करके बनाते हैं। क्लियर है? और अब मकान की छत कैसे बनाते थे? तो मकान की छत, सरकंडा जानते हैं आप? सरकंडे। हाँ। ठीक है? तो सरकंडे की चटाई बनाते थे। ये नीचे बांस बल्लियां लगा दिया, उसके ऊपर चटाई रख दिया, फिर उसके बाद ये मिट्टी की मोटी परत रखते थे। क्लियर? और इसके बाद इसके ऊपर ऊपरी छत ले जाते थे। मतलब मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग भी वो बनाना जानते थे। ठीक है?
अब कह रहा है कि चढ़ने के लिए ये सीढ़ियों का प्रयोग करते थे। जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो चढ़ने के लिए सीढ़ी तो बनाएंगे। अब ये जो सीढ़ियां हैं ये ईंट से बनती हैं और लकड़ी से बनती हैं। सर्वाधिक सीढ़ियां लकड़ी से ही बनती हैं, लेकिन कभी काल यदा कदा उन्होंने ईंट की भी सीढ़ियां बनाई है। ठीक, ये चीज हाईलाइट कर दीजिएगा। इनका प्रवेश द्वार कहां होता है? आप कहेंगे सर गलियों में है। अपवाद क्या है? लोथल। लोथल ये अपवाद है। यहां का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर खुलता है। क्लियर? अब ये देखिए, जैसे जैसे मैंने कहा था वैसे वैसे है। पहली चीज तो आप याद रखिएगा, आंगन बनाने की परंपरा कहां से ली गई है? बेबीलोन से ली गई है। दूसरी बात, इनकी जो नालियां हैं ये ढकी हुआ करती थी, स्नान घर होता है। और ये चीज हमने छोड़ दिया कि हर आंगन में कुआं भी है। तो कितना बड़ा होगा? ठीक है। और अब ये देखिए, हर मकान के अंदर रसोई है, भंडार कक्ष है। वो हमने जो छोड़ा था वो यहां रख दिया है, स्नानागार है। यस। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इनके मकान जो है बहुत बड़े होंगे। ठीक है, राजशाही टाइप के मकान है। क्लियर? तो आपको फिलहाल याद क्या रखना है कि छतें इनकी कच्ची होती थी। अब हम अभी एक इसका अपवाद करेंगे, मोहनजोदड़ो में दिखाएंगे, सभा भवन लाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि मकानों की छत, ठीक है, यह कच्चे बनाते थे। दूसरी बात, सीढ़ियों का यह प्रयोग करते हैं। अब सीढ़ियों का प्रयोग ये लकड़ी और, ठीक है, ईंट से करते हैं, लेकिन मैक्सिमम यही करते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जो मैंने आपको दिखा दिया, दिमाग पर सोचा दिया कि भाई आप मकान जब बनाना तो ऐसे करना। ठीक है। अब ये देखिए, सभागार। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्तूप। अब यहां रुक जाइए। ठीक है, यहां पर आप लिख लीजिएगा कि सभ्यता के किस पुरा स्थल को स्तूप सिटी के नाम से जाना जाता है? स्तूप सिटी के नाम से जाना जाता है, मोहनजोदड़ो। ठीक। फिर एक बात आप और कर लीजिएगा, सभ्यता का वह स्थल जिसे रेगिस्तान का बागीचा कहा जाता है, मोहनजोदड़ो। नखलिस्तान, नखलिस्तान, नखलिस्तान का बागीचा या रेगिस्तान का बागीचा। ठीक। एक बात आप और याद रखना बच्चों, मोहनजोदड़ो सिंधी का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है, और इसका अर्थ होता है मृतक का टीला, मृतक का टीला, मॉन्ड ऑफ डेड, मॉन्ड ऑफ डेड, मृतकों का टीला। अब क्यों कहते हैं मृतकों का टीला? तो आप याद रखिएगा, यहां कब्र बहुत, अरे सॉरी, कंकाल बहुत है, कंकाल बहुत है, लेकिन कब्र एक भी नहीं है।
ठीक, कब्र तो नहीं है लेकिन कंकाल ये बिखरे पड़े हैं। क्लियर? और इन्हीं कंकालों के आधार पर प्रोफेसर व्हीलर ने कहा था कि यह वाह आक्रमण से नष्ट हुई सभ्यता है। ठीक, क्लियर है? क्योंकि ये कंकाल स्त्रियों के भी हैं और बच्चों के भी हैं, और स्त्रियों के शरीर में आभूषण लगा पड़ा है, लेकिन इनकी हड्डियां भी कट गई हैं। तो निश्चय है कि यह कोई वाह आक्रमण रहा हो, यह व्हीलर का कहना है। और व्हीलर ने कहा कि यह वाह आक्रमणकारी कोई और नहीं है, यह आर्य है। ठीक, लेकिन आज व्हीलर का कॉन्सेप्ट ठुकरा दिया गया, खुद उन्होंने ही अपने विचार को मानने से मना कर दिया। दूसरा ठुकराने से पहले ही उन्होंने खुद ही ठुकरा दिया अपने ही विचार को। क्यों? क्योंकि यदि वह आक्रमण होता तो आक्रमणकारी का भी कंकाल होता, लेकिन यहां तो जितने भी कंकाल आ रहे हैं वो सब मेडिटेरियन के हैं। इसका मतलब है कि सर यह वाह आक्रमण नहीं, यह आपसी रंजिश का प्रतीक है। कोई हुआ होगा मारपीट? हाँ, हुआ होगा। ठीक है, क्या आज भी जब पुलिस कार्रवाई करती है तो एक दो लोग मरते हैं क्या, जो पुलिस अखबार में निकाल देती है? ठीक है, ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो 10 लोग मरते हैं क्या? ठीक है, एक मरा 10 घायल। क्लियर? ऐसा नहीं होता। क्लियर? हमें कहने का राइट तो नहीं है, लेकिन आज कश्मीर क्यों शांत है? क्यों शांत है? आवाज उठाने वाला कोई शेष हो तब तो। क्योंकि जब सेना कार्य करती है तो सेना ये थोड़ा ना काम करती है, इस आधार पर थोड़ा ना काम करती है कि अरे मेरी गोली चलाने से उसके बच्चों का क्या होगा। ठीक है, खत्म कर देगी। ठीक, तो आप याद रखिएगा। समझ गए ना? ये चीजें आपको समझ में आ गया कि मोहनजोदड़ो को कितने कितने नाम से जाना गया? स्तूप सिटी, क्योंकि यहां कनिष्क का स्तूप है। मोहनजोदड़ो में कनिष्क का स्तूप भी खड़ा है, इसलिए इसे स्तूप शहर भी कहा जाता है। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मृतकों का टीला? क्योंकि यहां कंकाल तो है सर, लेकिन सर कोई कब्र नहीं पाई गई अब तक। दाह संस्कार आगे भी आप सुन लीजिए। तो आप कह दीजिएगा इसे नकलिस्तान या रेगिस्तान का बागीचा कहा जा रहा है। और क्यों? क्योंकि यहां रेत ही रेत फैली है। ठीक है, कोई दाह संस्कार का कोई साक्ष्य हो सकता है, दाह संस्कार करते रहे हों, लेकिन किसी भी कब्र का मतलब कब्र का अब तक साक्ष्य नहीं मिला है। तो जो बालू की परत है, इसी आधार पर जॉन मार्शल ने, ठीक है, ये कह दिया था कि मोहनजोदड़ो का पतन सिंध में आई हुई बाढ़ के कारण है। ठीक, ये शहर 5 बार उजड़ा और बसा है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली ये 7 बार उजड़ी और बसी है।
ठीक, क्लियर। 1400 में भारत की राजधानी दिल्ली इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाती थी, 1400 ईसा पूर्व में। क्लियर। दिल्ली जो नाम आता है यह तो पृथ्वीराज चौहान के पूर्वजों के काल से आता है। क्लियर है ना। और इसके बाद दिल्ली बसी नहीं, दिल्ली उजड़ती रही, बनती रही, बसती रही। ऐबक आता है 1193 में, तो उसे पहली दिल्ली कहता है, उसे पहली दिल्ली कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के काल में यह सीरी के नाम से विकसित होती है और तब इसे दूसरी दिल्ली कहा जाता है। और इसके बाद फिरोज तुगलक इसे फिरोजाबाद के नाम से विकसित करता है। मोहम्मद बिन तुगलक इसे जहांपनाह नगर के नाम से विकसित करता है। शेरशाह सूरी इसे सूरमंडल के नाम से विकसित करता है। ठीक। और फिर आप याद रखिएगा, शाहजहां के काल में, सिकंदर लोदी के काल में ही आगरा बन के तैयार होता है। ठीक है। और आगरा दिल्ली के स्थान में रखता है। लेकिन जब शाहजहां आता है तो शाहजहां ने इसे शाहजहानाबाद के नाम से विकसित किया, जिसे आज पुरानी दिल्ली कहा जाता है। ठीक है। लेकिन जब अंग्रेज आए, क्लियर, तो अंग्रेजों ने क्या किया, कलकत्ता को अपनी राजधानी के रूप में बदला। ठीक है। लेकिन 1911 में जब महाराज जेम्स फर्स्ट और उनकी पत्नी मैरी भारत के दौरे पर आई, तो उन्होंने कलकत्ता के स्थान पर नई दिल्ली को बसाने का निर्देश दिया था। ठीक। और 2 स्थापत्यकारों को नियुक्त किया गया था। एक स्थापत्यकार तो आप जानते होंगे, एडवर्ड लुटियन। ठीक है। लेकिन दूसरा स्थापत्यकार कौन था? आपके सामने लिखा है वो, लेकिन आप व्यापक अध्ययन नहीं करते और ना आपको व्यापक अध्ययन कराया जाता है। ठीक है। तो दिल्ली में जो आज आप गार्डनिंग देखते हैं, इस गार्डनिंग का स्थापत्यकार जॉन मार्शल है। ठीक, क्लियर। तो बाग बगीचों का जो दिल्ली में लगाए गए हैं वो अद्वितीय बाग बगीचे हैं। वो आप चूंकि अनाड़ी होते हैं इसलिए आपको वो समझ में नहीं आता, वो बहुत ही बौद्धिकतापूर्ण, ठीक है, बनाए गए हैं, लगाए गए हैं। ठीक है। जैसे किसी आम आदमी को अगर भेज दिया जाए ताजमहल को देखने के लिए, तो कहेगा कि इससे खूबसूरत बिल्डिंग तो इलाहाबाद में मौजूद है। उस ताजमहल में उसे कुछ भी खास नहीं दिखेगा। लेकिन अगर एक पढ़ा लिखा आदमी जाएगा तो उसे ताजमहल में दिखेगा। ठीक है। और तब वो कह देगा कि आगरा वो शहर है जहां पत्थरों से मोहब्बत टपकती है। ठीक है। तो नजर और नजरिए का फर्क है। क्लियर। तो आपने ये चीजें देख लिया। केवल हमने यहां पर कहा, मोहनजोदड़ो की बात की, स्तूप की बातें किया। ठीक। सिंधी भाषा की बात किया। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो की वास्तविक स्थिति क्या है, तो पाकिस्तान के लरकाना कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, जहां से कभी बेनजीर भुट्टो चुनाव लड़ा करती थी। लरकाना। ठीक है। क्लियर। और आप यहां देखिए, यहां एक हाल है, मोहनजोदड़ो में एक हाल है। क्लियर। और इस हाल में
20 स्तंभ हैं, ठीक। और ये स्तंभ 4 पंक्तियों में हैं, हर पंक्ति में 5 हैं, तो 5 चौक को 20। तो मोहनजोदड़ो में एक बिल्डिंग ऐसी है जो कि जिसकी छत किससे बनी है? पक्की बनी है, ठीक है। और ये छत 20 खंभों पर टिकी है। क्लियर? अब इसका उपयोग क्यों किया जाता था? तो आप कहेंगे सर विवाद है। थोड़ा सा यहां 1 और 2 कर लीजिएगा। नहीं, यहां किया गया है, करने की जरूरत नहीं है। इस बिल्डिंग का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? तो आप कहेंगे कि सर मार्शल कहते हैं कि सर धार्मिक कार्य के लिए, ठीक। और इसका स्ट्रक्चर उन्होंने किससे तुलना किया है? वर्तमान के बौद्ध मंदिरों से किया है। बौद्ध मंदिर को क्या कहते हैं? नहीं, बौद्ध मंदिर को चैत्य कहते हैं, ठीक है। जैन मंदिर को क्या कहते हैं? वदेश कहते हैं, ठीक है। बिहार का मतलब है 2 चीजें, या तो आवास या शिक्षा का स्थान, ठीक है। क्लियर? तो मुख्यतः शिक्षा के से लिए लोग ही जोड़ते हैं, लेकिन आवास भी होता है। क्लियर? अब ये चीज सर जॉन मार्शल का कहना है कि सर ये धार्मिक कार्य के लिए होता है, लेकिन मैके का कहना है कि नहीं सर, यह एक बड़ी बाजार है सर। क्या है? यह एक बड़ी बाजार है, ठीक है। तो मैके ने कहा बाजार, मार्शल ने कहा धार्मिक स्थल। किसके बारे में? मोहनजोदड़ो की उस बिल्डिंग के बारे में जिसके ऊपर जो छत बनाई गई है वो ईंट से बनाई गई है। क्लियर है? अब देखिए, हड़प्पा की जनसंख्या क्या हो सकती है? ठीक, ये चीज आपके लिए कुछ नयापन लेकर आ रहा है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, हड़प्पा में जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो घर का विभाजन होगा, ठीक है। जब घर का विभाजन होगा तो आप कहेंगे कि लड़ाई भी होगी, ठीक है। देखिए, कृषि का उत्पाद बढ़ रहा है, व्यापार भी बढ़ रहा है, ठीक है। लोगों का जीवन स्तर भी उछल रहा है, ठीक। और एक चीज और आएगी कि जनसंख्या भी बढ़ रही है। जब जनसंख्या बढ़ती है, एक लिमिट से ज्यादा जनसंख्या बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है वो समस्या को जन्म देती है, ठीक है। भाई पहले 4 कमरे में गुजारा हो जाता था, लेकिन एक आदमी के 4 लड़के हो गए, अलगौजी होगी, मारपीट होगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या जैसे बढ़ेगी, घर का विभाजन होगा, दीवारें उठेंगी, और प्रशासन भी क्या करेगा? नियमों में ढील देता चला जाएगा। अब जब नियमों में ढील दी जाएगी, नियमों में ढील आएगी, कमजोर होगा, तो आप याद रखिएगा
जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं, नगर पालिका है, ठीक है, इसका पतन होगा। ठीक। और फिर नगर पालिका का पतन होगा तो केंद्रीय प्रशासन भी कमजोर हो जाएगा। ठीक। और जिस समय केंद्रीय प्रशासन कमजोर हो रहा है, उसी समय मेसोपोटामिया से होने वाला व्यापार और व्यवसाय भी खत्म हो रहा है। ठीक। और इसी आधार पर प्रोफेसर राइक्स ने कहा, अमेरिकन इतिहासकार हैं राइक्स, ने कहा कि इस सभ्यता का पतन अराजकता के कारण हुआ था। ठीक। है ना? तो जनसंख्या समस्या को जन्म देती है। क्लियर? लेकिन माल्थस कहता है कि प्रकृति नियंत्रित भी कर देती है। क्लियर है? अब यहां पर देखिए जनसंख्या यहां की कितनी रही। तो एक शहर है मोहनजोदड़ो, याद रखना है। दो शहरों के उत्खनन के आधार पर ही जनसंख्या को निर्धारित करने की कोशिश की गई है। किसका? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। बहुत शानदार क्वेश्चन बना है, आप याद रखिएगा, बहुत लोगों के विकेट को गिराएगा ये। जनसंख्या का निर्धारण केवल दो शहरों के आधार पर हुआ है। ठीक है? मुख्यतः मोहनजोदड़ो और सेकेंडरी हड़प्पा। तो यहां पर देखिए, इतिहासकार हैं लैम्ब्रिक। इनका कहना है कि सर मोहनजोदड़ो की जनसंख्या 35,000 रही होगी। ठीक। लेकिन फेयर सर्विस ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जो शहर हैं उसके ईस्ट में बसे हुए नगरों की को देख करके बताया कि सर निचले शहर में फेयर सर्विस का कहना है कि 41,000 थी और हड़प्पा में यह 23,000 थी। निचला नगर का मतलब समझ रहे हैं? एक प्रशासनिक बिल्डिंग होता है जिसे उच्च नगर कहा जाता है, वह टीले पर बना है। लेकिन जो अन्य लोग बसे हैं जहां पर, वहां पर टीला नहीं है, इसलिए उसको निचला नगर कहा जा रहा है। तो लैम्ब्रिक के अनुसार यह 35,000 है। फेयर सर्विस ने मोहनजोदड़ो के उत्खनन के आधार पर यह कहा कि साहब यहां की पॉपुलेशन 41,000 थी। अभी उनका कहना है कि उच्च नगर इसमें शामिल नहीं है। हड़प्पा में फेयर सर्विस ने कहा कि यह 23,000 है, इसमें उच्च नगरों की पॉपुलेशन शामिल नहीं है। ठीक है? लेकिन आप याद रखिएगा कि यह सभी एक अनुमान है। लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है, कि जनसंख्या के निर्धारण के लिए पहला प्रयास करने वाला बंदा कौन था? लैम्ब्रिक। ठीक। लैम्ब्रिक है। एचकिंस, लैम्ब्रिक, फेयर सर्विस, ठीक है, गुप्ता, ठीक है, इतने लोगों ने किस पर वर्क किया है? जनसंख्या पे वर्क किया है। तो हम और भी दिखा देते हैं। फेयर सर्विस और लैम्ब्रिक इसमें आपने देख लिया। पहला लैम्ब्रिक, दूसरा एल्चिंस, स्टुअर्ट पिगट ने कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी है। लेकिन एल्चिंस का कहना है कि ये दोनों समान शहर है और दोनों में हर प्रकार की क्षमता है। ठीक। उत्तरी सभ्यता पर, उत्तरी सिंधु घाटी सभ्यता पर
शासन हड़प्पा से किया जाता था, जबकि दक्षिणी का शासन मोहनजोदड़ो से किया जाता था। क्लियर? ईस्टवर्ड पिगट। लेकिन यहां पर ये साहब कह रहे हैं कि ये दोनों नगर में समता है। ठीक। अब एक और शहर आ गया, ठीक है, मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अतिरिक्त लोथल। अब लोथल की जनसंख्या का अनुमान दो लोगों ने लगाया है, एस.आर. राव और एस.पी. गुप्ता। मतलब तीन शहर हो गए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो दो और लोथल तीन। तो एस.आर. राव, श्री रंगनाथ राव ने कहा कि लोथल की पॉपुलेशन 15,000 थी, जबकि एस.पी. गुप्ता का कहना है कि यह पॉपुलेशन, ठीक है, 2,000 और 3,000 के बीच में ही रही होगी। ठीक, ये चीजें आप याद रखिएगा। हेयर सर्विस, लैम्ब्रिक, लैम्ब्रिक फर्स्ट याद रखिएगा, लैम्ब्रिक और फेयर सर्विस, ठीक है, यह दोनों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, एस.आर. राव और एस.पी. गुप्ता लोथल। क्लियर हो गया? अगर आपसे पूछा जाए कि क्या यहां प्राधिकरण था, तो आप कहेंगे कि सर सिंधु सभ्यता की नगर योजना ये ग्रिड पैटर्न पर है सर। मास्टर प्लान पर है सर, पूर्व नियोजित योजना पर है सर, मास्टर प्लान है। इसके साथ साथ एक चीज याद रखिएगा, और यह कार्य कौन कर सकता है? तो जो नगर के विकास की देखभाल करती है, और वो कौन है? नगर पालिका है, नगर निगम है, ठीक है, क्लियर? और अगर ये न होता तो ये सड़कें न बनती, ये गलियां न बनती। तो आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता की नगर योजना कैसी है, तो आप कहेंगे कि सर ऑक्सफोर्ड सर्किल पर आधारित है या ग्रिड पैटर्न पर आधारित है, ठीक है, क्लियर? और सर इस नगर योजना का निर्माण करने के लिए नगर प्राधिकरण था, और इसी की योजना या इसी के मास्टर प्लान पर, ठीक है, नगरों और सड़कों का विकास किया जाता था। क्लियर? अब देखिए, सड़कों एवं गलियां ईंट या रोड़ी डालकर पक्का करने का कोई संकेत नहीं मिला है। मतलब एक चीज कह सकते हैं कि यहां की सड़कें और गलियां कच्ची हैं, सड़कें और गलियां पक्की नहीं हैं, कच्ची हैं, ठीक है। अब ये सड़क क्या है, तो वो तो हमने पहले ही बता दिया था कि देखिए यह 10.5 मीटर है और यह राजपथ है, ठीक है। और अन्य सड़कें भाई 3 से 6 मीटर या 4 मीटर तक चौड़ी हैं। जहां तक गलियों की बातें हैं, वह 4 फीट या 1.5 मीटर है, ठीक है। जैसे इस मकान के बगल में जो गली है वह 4 फीट की है, इतनी है। और आप याद रखिएगा कि लोगों को अपना दरवाजा इसी गली में खोलना होता था, एक्सेप्ट लोथल, ठीक। तो आप केवल और केवल पिक्चराइज करते जाए मैटर को, आपको तुरंत पूरा मैटर तैयार हो जाएगा। लिखेंगे तो दोहराते चले जाएंगे, दोहराते ही रह जाएंगे, तो सीधे सीधे ऐसे खींचिए, ठीक है। आर्थिक जीवन कैसा है?
कृषि यहां समृद्ध है। अब आपको बताना है कि ये किस मिट्टी पर खेती करते हैं। जलोढ़ मिट्टी पर करते हैं, ठीक। या मान लीजिए जलोढ़ न दिया हो तो खादर पर करते हैं, ठीक है, क्लियर। और ये जो मिट्टी है, एलुवियल मिट्टी, ये रिचेस्ट सॉइल है। रिचेस्ट सॉइल क्यों होती है? क्योंकि इसमें ह्यूमिडिटी और पोरोसिटी, मतलब आर्द्रता और मिट्टी में छिद्र ज्यादा होते हैं। अगर मिट्टी में छिद्र नहीं होगा तो एयर को और वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में पौधे, ठीक है, अपने अनुरूप न तो पानी पाएंगे न हवा पाएंगे, क्लियर। तो वो मर जाएंगे, क्लियर। जड़ें कब काम करेंगी? इस मिट्टी की जो जड़ें हैं ये कब काम करेंगी? ठीक। जब मिट्टी का एक जो कण है, ये कण मिट्टी का, इसमें स्पेस होगा। जब इसमें स्पेस होगा तो इसमें एयर होगी, और अगर एयर नहीं है, ठीक है, पानी भी होगा, ठीक है, अन्य चीजें भी होंगी, ठीक है, उर्वरक भी होंगे। लेकिन अगर एयर नहीं होगा तो आप याद रखिएगा, फिर जड़ें, ठीक है, मिट्टी से जब ये सक करके ऊपर भेजना चाहेंगी तो वो नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि नीचे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो वैक्यूम नहीं रहना चाहिए ना। आप मान लीजिए कि एक शीशी लेते हैं, उसमें दवा भरी है, उस दवा का एक एक बूंद आपको गिराना है, तो एक छेद करने से धीरे धीरे गिरेगी, दबाना पड़ेगा। लेकिन साइड में अगर आप दूसरा छेद करेंगे तो एक तरफ से एयर प्रवेश करने लगेगी, तो गिरा देगी ना, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, यही सोच आप मिट्टी में ले आइए। तो इसका मतलब यहां पर जो खेती है ये बहुत अच्छी है, ठीक है। जब खेती अच्छी होती है तो एक चीज और आता है, खेती अगर अच्छी है तो बचत आ जाती है, और जहां बचत आता है वहां विचार आ जाता है, और जहां विचार है वहीं पर व्यापार है। व्यापार क्या है? सहूलियत और सौंदर्य का जो पिपासु है वो व्यापारी है, ठीक। अब इसके बाद जब ये विचार आएगा तो आप याद रखेंगे कि सर यहां पर तकनीकी उच्च कोटि की है, ठीक हो गया। और अब इसकी और व्याख्या करते हैं। आपने पूछा कि कृषि स्थानांतरित है या मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन है या एक जगह है। तो आप याद रखिएगा सेडेंट्री या अस्थाई खेती है, ठीक है। क्योंकि यह यायावारी नहीं है। अगर यायावारी होते तो शहरों का निर्माण नहीं कर सकते, ठीक है, व्यापार का निर्माण नहीं कर सकते हैं वो, ठीक है, क्लियर। तो इनकी जो खेती है वह क्या है? अस्थाई खेती है, क्लियर। अब आप कहेंगे कि सर आज क्या है, तो आज भी अस्थाई है, लेकिन अब ऐसा थोड़ा नहीं कि अस्थाई खेती नहीं है। आप जनजातीय क्षेत्रों में चले जाइए, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में जाइए, आप ईस्ट में जाइए, ठीक है, तो वहां पर है,
कर रहे हैं, लोग जंगलों को काट रहे हैं। और इसी को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया है, फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया है कि जहां पर पत्तियों को तोड़ना भी, फल को तोड़ना या किसी भी प्रकार के, ठीक है, जंगलों से उनके आउटपुट को लेना प्रतिबंधित है। क्लियर? हाँ, अब आपने कहा कि जब अस्थाई खेती कर रहे हैं तो आप याद रखिएगा कि औजार तो इनके हाइट अच्छे होंगे ही होंगे, इसीलिए वहां लिखा था कि समृद्ध तकनीकी है इनकी। लोहे का प्रयोग तो नहीं जानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ, ठीक है, तांबे और पत्थर, कांसा का ये प्रयोग करना बेहतर जानते हैं। ठीक है, दो धातुएं हो गई, ठीक है, एक तांबा हो गया, टिन भी जोड़ सकते हैं आप, कांसा भी जोड़ सकते हैं आप, ठीक है, और इसके साथ साथ पत्थर तो था ही, लकड़ी है, ठीक है, तो उसका प्रयोग ये करते थे। और जो एल्वियल सॉइल होती हैं, ये बहुत ही मुलायम मिट्टी होती है, ठीक है, यहां तक कि लकड़ियों के कुदाल को बना करके भी खेती की जा सकती है। ठीक है, लेकिन इनके पास तो दो धातुएं हैं भाई, कांसा है और तांबा है। ठीक है, लोहा नहीं, बस। ठीक है, और पुराने जितने भी शहर हैं सभी नदी घाटियों में ही बसे हुए हैं। तो नदी घाटियों में वो क्यों बसे हुए हैं? क्योंकि लोहा नहीं था उनके पास। ठीक, लोहा नहीं है उनके पास। ठीक है, जब लोहा आएगा तो नदी घाटी से दूर जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि लोहे से अब पत्थरों को भेदना आसान हो गया। ठीक है, और जब पत्थरों को भेद लेंगे तो पानी आप बड़े आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो प्रथम जो अर्बनाइज्ड सिटी हैं वो सभी नदियों की घाटी में है, पुराने जितने भी शहर हैं। और जो नए शहर बन रहे हैं वो तो नदियों से बहुत दूर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि पानी की कमी नहीं है। मशीन लिया और ड्रिल करते हुए चले गए, वो 500 मीटर कर देंगे, 500 फीट कर दे रहे हैं खुदाई। ठीक है, और पानी को निकाल दे रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि कुछ आपको स्पेशल सूचनाएं दी जानी है। ठीक है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देना है। अब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, वैसे तो अब आप कुछ भी कर पाने की स्थिति में आ चुके हैं, लेकिन इस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में पहली चीज आप क्या देख रहे हैं? आप एक स्नान घर देख रहे हैं, बाथरूम देख रहे हैं, और ये पब्लिक बाथरूम है। ठीक, इसमें पानी कहां से आ रहा है? आप कहेंगे कि सर इस बाथरूम के ईस्ट में बने हुए एक कुएं से आता है सर। ठीक है, मतलब इसमें पानी कुएं से भरा जाता है। ठीक, और नाली, पानी वाली नाली कहां से आ रही है? ईस्ट से आ रही है, ईस्ट में ही कुआं है। लेकिन जब लोग नहाएंगे तो पानी गंदा हो जाएगा, तो उसे निकालने के लिए, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में नाली है। मतलब दो नालियां हो गई, एक ईस्ट से नाली आ रही है जो पानी लेकर आ रही है साफ, और जो गंदा पानी है, ड्रेन करने वाला पानी है, उस वो किधर से है नाली? साउथ वेस्ट में है। ठीक, ये लिखा है साउथ वेस्ट ड्रेन द डर्टी वाटर। ठीक, पूरब से पानी आ रहा है और दक्षिण पश्चिम से पानी
ड्रेन कर रहा है, गंदा पानी निकाला जाता है। ठीक है। और जो इसमें स्लोप दिया जाएगा, वो स्लोप किधर को है? अरे इधर से पानी निकालोगे यार, उधर ही तो होगा, इससे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा, लोग उलट गए। ठीक है, तो सोच उत्पन्न करना है हमें कि जिधर से पानी आएगा वो ऊंचा करेंगे, जिधर से पानी निकालेंगे वो उधर डाउन करेंगे। अब कह रहा है कि देखिए सर, ठीक है, इसका निर्माण की तकनीकी क्या है? तो देखो, जुड़ाई, जैसे जुड़ाई और जैसे जिप्सम, ईंटों और ईंटों को जोड़ने के लिए, ठीक है, किस केमिकल का यूज करते हैं? जिप्सम का यूज करते हैं। लेकिन जब इसे वाटर टाइट बनाना है, आप प्लास्टर नहीं करते तो पानी क्या करता है, रिस के आ जाता है घर के अंदर। ठीक है ना? प्लास्टर कर देते हैं तो पानी का रिसाव खत्म हो जाता है। तो कह रहा है कि इस बाथरूम में वाटर प्रूफ या जलरोधी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया गया है? तो आप कहेंगे बिटमिन्स का प्रयोग किया गया है। बिटमिन्स का प्रयोग किया गया है। ठीक है, बिटमिन्स का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगर ये कंफ्यूजन आ रहा हो तो यहां बी कर लो, बिटमिन्स, विटामिन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, वो खैर चल जाएगा। ठीक है, तो और अब ये कोई मतलब नहीं है। ठीक, आ गया समझ में? ठीक है, ईस्ट में कुआं है, यहीं पर एक चीज और कर दीजिएगा, और इसी के बगल में पुरोहित का घर है, पुरोहित निवास, ईस्ट में ही पुरोहित रहता है। आगे, ये कह रहा है कि अन्नागार, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी जो बिल्डिंग है वो है अन्नागार। ठीक, यहां आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो का अन्नागार ये किले के अंदर है, बस ये किले के अंदर है। और अब ये चीज देखोगे, हड़प्पा का जो अन्नागार है ये किले के बाहर है और रावी के तट पर है, किले के बाहर और ये रावी के तट पर है। क्लियर? कहां है? किले के बाहर, रावी के तट पर है। ये क्या बता रहा है? रावी के तट पर अन्नागार बना रहे हो, तो आप कहेंगे कि सर परिवहन के लिए यह आसान है सर, क्योंकि परिवहन के लिए उस समय जल मार्ग का ही प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ये लिखने की बहुत जरूरत नहीं है, आकार लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये चीज पूछ सकता है कि इनमें किसका संरक्षण का साक्ष्य मिलता है? कपास। दो चीजें आप याद रखिएगा। क्या? कपास की खेती करने वाले हम दुनिया के पहले लोग हैं। और दूसरी बात आप याद रखिएगा, पोर्ट बनाने वाले हम दुनिया के पहले लोग हैं। बंदरगाह।
ठीक है, क्लियर। बंदरगाह सिटी बनाने वाले जो लोग हैं उनमें से हम एक हैं, ठीक है, क्लियर। उनमें से हम एक हैं, मेसोपोटामिया में ही बना है, तो पहले तो नहीं कह सकते एक, लेकिन कपास में आप कह सकते हैं कि दुनिया में कपास की खेती करने वाले हम लोग दुनिया के पहले लोग हैं, ठीक है। और इसी कपास को मेसोपोटामिया के लोग सिंधु कहते थे, उसी से हिंदू बन जाएगा, हिंदुस्तान, क्लियर। और यूनान के लोग इसी को इंडन कहते थे, और इसी इंडन से इंडिया का विकास होगा, ठीक है। तो इंडिया ग्रीक वर्ड है सर, यूनानी शब्द है सर, जिसका मतलब होता है सूती कपड़ा पहनने वालों का देश। और कपास भारत की मूल फसल है, ठीक। और अब अगला पोर्शन हम आपके बीच में जा रहे हैं, ये देखिए, ये लोथल का बंदरगाह है, ठीक। और लोथल का ये बंदरगाह के बारे में हमने कहा कि हम लोग दुनिया के पहले लोग हैं जिन्होंने दुनिया को क्या दिया है, बंदरगाह बनाने की तकनीकी दिया है। वो अलग की बात है कि आज हम खुद विदेशों से बंदरगाह बनाना सीख रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो अब यहां पर देखिए कि गोडीवाड़ा लोकेटेड इन लोथल, दिस पोर्ट वाज सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ द सिटी। ये कोई मतलब नहीं है, हाँ। अब हम आपको समझा देते हैं। अगर ये पूछा जाए कि ये जो बंदरगाह है यह कहां पर स्थित है, तो आप कहेंगे कि सर साबरमती और भोगवा, लोथल किस नदी के तट पर है, भोगवा के तट पर है, ठीक। तो हो गया ना, इसी के संगम पर इनका बंदरगाह नगर है, ठीक है। समुद्र से और बंदरगाह तक आने के लिए 12 मीटर चौड़ा एक कैनाल दिखाया जा रहा है, जहाजें इसी से बंदरगाह के तट पर आती थी, ठीक है। और लोथल को क्या कहा जाता है, उसका उपनाम क्या है लोथल का, लघु हड़प्पा। लोथल को लघु हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं से 3 कब्र पाई जाती हैं, 3 कब्र पाई जाती हैं, और हर कब्र में 2 लाशें, हर कब्र में 2 लाशें। इसका मतलब संयुक्त दफन का साक्ष्य कहां से मिलता है, तो लोथल से मिलता है, ठीक। लेकिन यह भी याद रखिएगा कि ये जो लाशें हैं, ये लाशें ताबूत में दफन है, ताबूत सहित दफन है, और कफिन या ताबूत सहित दफन है, ठीक है। और इस ताबूत को बनाने के लिए चंदन की लकड़ी का प्रयोग किया गया है, निश्चय ही किसी वीआईपी की है, चंदन की लकड़ी का प्रयोग किया गया है, सैंडल ऊट का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो क्या आप कह सकते हैं कि सर ये सती व्रत या प्रथा का साक्ष्य है, तो आप कह सकते हैं कि सर हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सर हम कंकाल की पहचान नहीं कर पा रहे हैं
कि इसमें स्त्री का कंकाल है या पुरुष का है या दोनों का है। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो आप कहेंगे क्योंकि सर पेल्विक गर्डिल ध्वस्त हो चुकी है। पेल्विक गर्डिल यह अध्ययन नहीं की जा सकती क्योंकि वह समय के साथ नष्ट हो चुकी है। फिलहाल आपको इससे मतलब नहीं है, बस इतना याद रखना है कि 6 लाशों को 3 कब्रों में दफन का साक्ष्य लोथल से मिलता है। ठीक है, क्लियर? और एक बात याद रखिएगा, लोथल से ही रंगाई का गड्ढा भी प्राप्त होता है, जो केमिस्ट्री के उनके अद्भुत ज्ञान का प्रतीक है। ठीक, क्लियर? और एक चीज और याद रखना है कि यहां मनका बनाने का कारखाना है। मनका बनाने का कारखाना, बिट्स। ये दे दिया। ठीक है, तो कह रहा है कि बिड इंडस्ट्रीज कहां कहां है? तो कह रहा है कि लोथल में और सर चनुदड़ों में। ठीक है, बिट्स बनाने के कारखाने हैं सर। क्लियर? हाँ, कोट रहेगा। बस आप इतना याद रखिएगा कि सभ्यता का इंडस्ट्रियल बेल्ट क्या है, औद्योगिक केंद्र क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक केंद्र क्या है? तो आप कहेंगे चन्हुदड़ो। ठीक है ना? तो अब अगर उन दोनों में से चुनना है तो आप चन्हुदड़ो लगा सकते हैं। ठीक है, धौलावीरा से स्टेडियम पाया गया है। ठीक, और यह शहर 3 भागों में बटा है। पहली बात याद रखिएगा, अब तक आपने क्या पढ़ा था? पूर्व और पश्चिम में 2 भागों में पढ़ा था। अब यह सेंट्रल में भी बटा है, 3 भागों में बटा है धौलावीरा। स्टेडियम का साक्ष्य यहां से मिलता है और पीने की पानी की आपूर्ति के लिए यहां पर व्यवस्था दी गई है, लेकिन पाइप किसका है? बांस का। ठीक है, बांस से ये पीने के पानी की सप्लाई करते थे। बाहर खेल खेलते थे, आउटडोर गेम खेलते थे। ये स्टेडियम बता दिया। फिर पीने के पानी की सप्लाई की यहां व्यवस्था दी गई है, और पानी के पीने की सप्लाई के लिए ये किसका प्रयोग करते हैं? तो आप कहेंगे तने का, लकड़ियों के। वैसे बांस तना नहीं है, बांस तो पत्ती है। ठीक है, क्लियर? लेकिन आप याद रखेंगे कि बांस का प्रयोग करते हैं। आज कौन सा कंट्री है जहां पर पीने के पानी की सप्लाई बांस से की जाती है? जापान से की, जापान में। ठीक है, क्लियर? सुशासन, सिंधु घाटी सभ्यता में सुशासन मतलब गवर्नेंस सिस्टम इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। शासन, सुशासन क्यों कहेंगे? गुड गवर्नेंस तो लिखा नहीं है, गवर्नेंस लिखा है।
तो राजनीतिक स्थिति क्या है? तो राजनीतिक स्थिति को जानने के लिए लिपि चाहिए। लिपि तो है नहीं, तो है क्या हमारे पास? अनुमान। ठीक है। राजनीतिक स्थिति या शासन प्रणाली को जानने के लिए बेहतर साधन क्या होता है? लिपि का होना। लेकिन जब लिपि नहीं रहती तो हम अनुमान लगाते हैं। ठीक है। तो यहां कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सरकार है वो कैसी चलती है, सरकार का रूप क्या है। तो व्हीलर सर का कहना है कि सरकार चाहे कुछ भी रही हो, सरकार का रूप चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन उसमें धर्म तंत्र था, धर्म की प्रधानता थी। ठीक। लेकिन दो इतिहासकार हैं, मैके और हंटर, जिनका कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोकतंत्र था। ठीक। लेकिन पिगट्स कहते हैं कि सर यहां धर्मतंत्र था या थियोक्रेसी थी। धर्मतंत्र था, थियोक्रेसी थी, और इसलिए यह पुरोहितों द्वारा संचालित क्षेत्र था। ठीक। लेकिन इन दोनों को जोड़ा गया है, पिगट को और व्हीलर को। ये नहीं कहते कि धर्मतंत्र था, ये कहते हैं कि धर्म की प्रधानता थी, लेकिन ये कहते हैं कि धर्मतंत्र था। ठीक है। लेकिन सभी एक निष्कर्ष पर जाते हैं कि तंत्र चाहे कुछ भी हो। ठीक है। पूरी सभ्यता में तंत्र चाहे कुछ भी रहा हो, शासन तंत्र चाहे कुछ भी रहा हो, गवर्नेंस का रूप चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन एक चीज तो जरूर थी, नगर पालिका जरूर थी। चाहे लोकतांत्रिक रहा हो, चाहे धर्म की प्रधानता का रहा हो, चाहे वह धर्मतंत्र ही रहा हो। ठीक है। लेकिन फिर भी ठीक है, वहां पर क्या है? नगर पालिका है। ठीक है। तो नगर पालिकाओं द्वारा शासित होता है यह क्षेत्र। मोहर, जो अभी हमने कहा था कि 2-4 स्लाइड बाद आ जाएगा, तो वो आ गया। तो ये जो मोहर है, इसका प्रयोग कहां करते थे? मोहर को आपकी हिंदी मीडियम की किताबों में मुद्रा लिखा होगा। ठीक। तो ये जो मोहर है, पहली बात याद रखिएगा कि मोहर सलखड़ी से बनाते थे। पहली चीज तो आप ये याद रखिएगा, सलखड़ी से बनाते थे। और ये जो मोहर है यह और किसका? तो आप कहेंगे कि सर यह कलात्मकता का प्रतीक है। कला का प्रतीक है, और इसका प्रयोग व्यापारिक वस्तुओं पर, व्यापारिक वस्तुओं पर ठप्पा लगाने के लिए किया जाता था। ठीक। और इस पर मुख्यतः किसको बनाया जाता था? तो आप कहेंगे कि सर इस पर मुख्यतः तो जानवर को बनाया जाता था।
लेकिन जो सभ्यता की मुख्य मोहर है उस पर मातृ देवी की आकृति है। ध्यान देखिएगा, मोहर या सील या मुद्रा, ठीक है, एक ही बात है। इसका बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो सलखड़ी का, ठीक, बस। हाँ, मिट्टी। क्लियर? अब दूसरी बात याद रखिएगा कि इस पर कलात्मकता भी है। क्लियर? क्या क्या कलात्मकता है? तो आप कहोगे कि सर देखिए, पहली चीज आप याद रखिएगा कि इस मोहर का प्रयोग एक्सपोर्ट, बाहर जाने वाली वस्तुओं पर ठप्पा लगाने के लिए किया करते थे। क्लियर? जैसे अगर अशोक की लाट अगर किसी चीज पर लगी हो तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो भारत से आ रही है। ठीक है? और सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जाने वाली वस्तुओं पर अगर मातृ देवी की आकृति का ठप्पा लगा है तो इसका मतलब यह है कि वह सिंधु क्षेत्र से आ रही है, सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र से आ रही है। फिर कह रहा है कि लेकिन सर जो सील मोहनजोदड़ो से पाई गई है उसकी अपनी खास विशेषता है। हड़प्पा से जो सील पाई गई उस पर मातृ देवी है, जानवर हैं, और क्या है, पीपल की आकृति बनी है, ठीक है, और बकरे क्या है, ठीक है, और बकरे के पास ही छुरी लेकर के, चाकू लेकर के एक व्यक्ति खड़ा है जो इसकी कुर्बानी शायद देने जा रहा है। ठीक? आप कहेंगे यहीं की मोहर से पीपल देव को, ठीक है, एक तो देखा आपने जानवरों की भीड़ है और पीपल की पत्तियों में स्त्री की मूर्ति है, आकृति है। बात देखिएगा, हड़प्पा से हमने बात किया, हड़प्पा की सील पर क्या है? मातृ देवी है। एक, दो, हड़प्पा की सील पर सर पीपल है, और सर क्या है? एक व्यक्ति बकरा लिए खड़ा है, हाथ में चाकू जैसा हथियार भी है, और यहीं से एक और सील है सर जिसमें एक स्त्री अपने दोनों हाथों को ऊपर किए हुए आकाश को देख रही है, जो सिद्ध करता है, ठीक है, और एक पुरुष भी बगल में खड़ा है चाकू लेकर, ठीक है, तो ये स्त्री की भी कुर्बानी की बात लगती है। ठीक है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, दावा नहीं कर सकते। ये थी आपको हड़प्पा से प्राप्त मोहरों के बारे में जानकारी। बकरा भी है, पीपल भी है, ठीक है, स्त्री भी है, ठीक है, और पीपल में देवत्व की स्थापना का प्राचीनतम साक्ष्य बताओ कहां है? पीपल में देवत्व की स्थापना का पहला साक्ष्य इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट हड़प्पा से प्राप्त होता है, जहां पीपल की पत्तियों के बीच में एक नारी मुख को चित्रांकित किया या उकेरा गया है। हिंदू लोग पीपल का पेड़ काटते हैं क्या? नहीं काटते। काटते हैं, पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं? ठीक है, तो आप कहेंगे क्योंकि सर इंडस वैली सिविलाइजेशन में होती थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन मर गई क्या? इंडस वैली सिविलाइजेशन तो, ठीक है, रूपांतरित हो गई। ठीक है, क्लियर? आज भी पढ़े लिखे लोग, ठीक है, मेरी छत पर एक पीपल उगा हुआ है, ठीक है, लेकिन
उसे उगाया जा रहा है, चलो भाई ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये तो बहुत लक की बातें हैं, इसको तोड़ा नहीं जाना चाहिए, चल रहा है ठीक, क्लियर। और लोग क्या कहते हैं, इसमें देवताओं का वास मानते हैं, मानते हैं ना। आज भी जहां पीपल का पेड़ होता है, तो जब उसमें पत्तियां हल्की होती हैं पत्तियां और वो खनकने लगती हैं, तो लोग क्या कहते हैं कि ये आ गया इसमें, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये हमारा नहीं है, ये तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से चला रहा है, ठीक। अब लाइए, समझ गए ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से। अब आप आइए मोहनजोदड़ो से, यहां हम शिव को ले आ रहे हैं। मोहनजोदड़ो से एक सील मिल रही है, ठीक है। और इस सील पर एक देवता की आकृति उत्कीर्ण है। इस देवता के 3 मुख हैं और इसके पेनिस के पास हिरन है। मोहनजोदड़ो की एक सील है, ठीक। सील मूर्ति नहीं है, मैंने कहा सील। सील पर क्या होता है, ये देखिए लिखा है कार्व्ड, मतलब उकेरा गया है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो की जो सील है उस पर क्या उकेरा गया, एक देवता के फिगर को उकेरा गया है। और ये देवता कैसा है, 3 मुख वाला है और इसके जंघे के पास, ठीक है, क्या है, आप कहेंगे कि सर हिरन फुदक रहा है, कूद रहा है। फिर कह रहा है कि इसी फिगर के दक्षिण ओर, इसी फिगर के दक्षिण ओर 2 जानवर हैं, हाथी और बाघ। क्या आर्य हाथी और बाघ से परिचित थे, ऋग्वेद में उल्लेखित है? नहीं। तो आप कहेंगे इसी जो डेटी है इसके दाएं साइड में हाथी और बाघ है, जबकि बाईं ओर गैंडा और भैंसा है। यमराज की सवारी भी है, ठीक। तो गैंडा और भैंसा है, ठीक है। आप कह देंगे इसी सील को देख करके जॉन मार्शल ने कहा कि यह रुद्र और शिव की उपासना का प्राचीनतम साक्ष्य है। रुद्र शिव की उपासना का यह प्राचीनतम साक्ष्य है, ठीक है। इसका मतलब जिस समय दुनिया बस रही थी उस समय हमें फक्र है कि उस समय भी, ठीक है, इन देवताओं की पूजा की जा रही थी। इतना प्राचीन है ये। इसीलिए लिए लोग क्या कहते हैं, सनातन, ठीक है। और अन्य जितने भी आप धर्म देखेंगे, ठीक है, सभी धर्मों की उत्पत्ति किसके विरोध में होती है, इसी के विरोध में होती है या इसी में सुधार के लिए होती है। जैसे, ठीक है, जिसका भी आप नाम लीजिए, सब आएंगे। बुद्ध किन कौन है, जैन कौन है, ठीक है। फिर इस्लाम कहां से आ गया, बौद्ध धर्म की प्रक्रिया है इस्लाम। इतिहास के दृष्टिकोण से, अब वैसे तो आप कहोगे कि साहब जब पृथ्वी नहीं थी तब का है, मतलब आपका इतिहास नहीं मिलता। हिस्टोरिकल इस्लाम का जो इतिहास है, ठीक है, वो 7वीं सेंचुरी के पहले है ही नहीं। वो तो पैगंबर से उत्पन्न होता है, और पैगंबर की उत्पत्ति बुद्ध होता ना, बुद्ध। तो बुद्ध
आप याद रखेंगे, अरब में आज भी बुद्ध को बुति कहा जाता है। और बुद्ध क्या है? दुनिया का पहला व्यक्ति जिसकी मूर्ति बनाकर पूजा की गई वो बुद्ध है। ठीक है ना? दुनिया का पहला व्यक्ति जिसकी मूर्ति बनाकर पूजा की गई वो बुद्ध है। और यही जब बाम मार कर रूप धारण कर लेता है तो ये पहुंचता है गल्फ कंट्री में। ठीक? और गल्फ कंट्री में, ठीक है, ये खूब छाता है। लेकिन वहां इसका धीरे धीरे, जैसे हम लोग भी विरोध करते हैं, ठीक है, वहां पर भी इनका विरोध हुआ। ठीक है? और बुत परस्ती, मूर्ति पूजकों का वहां विरोध हुआ। ठीक है? तो आप याद रखिएगा कि जितनी भी सिस्टम आएंगे उसी का जस्ट अपोजिट करते जाइए, इस्लाम आ जाएगा। ठीक? जैसे कुछ भी आप उठाइए, कोई कॉन्सेप्ट ले आएंगे तो वहां आप देखेंगे कि इसका उल्टा आएगा। तो इस्लाम की उत्पत्ति बौद्ध धर्म के कर्मकांडों और बाम मार के विरुद्ध होती है। और इस आवाज को लेकर आने वाला पहला शख्स पैगंबर मोहम्मद हैं। और पैगंबर मोहम्मद को इस विरोध का बहुत कुछ चुकाना पड़ा है। मुए मुकद्दस, मुए मुकद्दस का मतलब है पैगंबर मोहम्मद के बाल। क्योंकि जब इन्होंने पैगंबर मोहम्मद ने विरोध शुरू किया तब इन्होंने ही क्या किया था, बौद्धों ने ही क्या किया था, उनको बहुत प्रताड़ित किया था, यहां तक कि उनके बालों को भी नोच डाला था। और वही मुए मुकद्दस, ठीक है, कहां है? चरारे शरीफ की मस्जिद में रखा गया था, जिसे आतंकवादियों ने जला करके ध्वस्त करके और भारत सरकार को इस्लाम विरोधी सिद्ध करने की कोशिश की थी। लेकिन भारतीय सेना के जवान ने, ठीक है, जलते हुए उस मस्जिद में अखरोट से बने हुए, उस अखरोट की लकड़ी से बने हुए उस मस्जिद में खुद प्रवेश करके, ठीक है, और अपने को नष्ट करके, ठीक है, और उस डिब्बे को बचा लिया था। ठीक है? क्लियर? तो आपको हर प्रमाण के साथ भी यह प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है ना? तो यहां पर आपने प्रमाण देखा कि ये इनका जो इतिहास है वो कहां जा रहा है? ऋग्वेद से बहुत पहले। भारत का इतिहास कहां से शुरू होता है? भारत का इतिहास शुरू होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। पूर्व हड़प्पा से शुरू हो रहा है। ताम्र पाषाण युग से शुरू हो रहा है। समझ गए? तो ये चीजें मोहनजोदड़ो वाला याद रखिएगा और ये हड़प्पा वाला याद रखिएगा। क्लियर? और ये सो कोई मतलब नहीं है, आप सब कर चुके हैं। सब कर चुके हैं, कोई जरूरत नहीं है। बस आप चाहें तो कुछ भी बताने की जरूरत ही नहीं है। धौलावीरा से क्या है? पानी की सुरक्षा के है। पानी का सबसे बड़ा भंडारण कहाँ से होता है? तो धौलावीरा से होता है। ठीक है? लोथल में आप जानते हैं कि यहाँ बंदरगाह है और यहीं से, ठीक है, समुद्री व्यापार की जानकारी मिलती है। राखीगढ़ी यह हरियाणा में है और यह सबसे बड़ा स्थल है भारत में। ठीक है? सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भी है राखीगढ़ी। ठीक है? और राखीगढ़ी में ये भी तो कोई मतलब नहीं है। कालीबंगा ये राजस्थान में है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है? आपको ये भी याद रखना है कि यज्ञ की परंपरा भी शुरू होती है, साक्ष्य मिलता है कालीबंगा से। ये देखिए, यज्ञ वेदी बनाने का साक्ष्य मिलता है कालीबंगा से। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत आता है कालीबंगा। ठीक? ये भी याद रखिएगा। ठीक है? दुनिया में प्राचीनतम खेती का साक्ष्य भी देता है, अर्ली एग्रीकल्चर्स।
एक खेत में मल्टी क्रॉपिंग का साक्ष्य, मल्टी क्रॉपिंग का साक्ष्य देने वाला स्थान क्या है? कालीबंगा है। एक साथ एक खेत में दो फसलों की खेती कहां की जा रही है? कालीबंगा में हो रही है। ठीक है। ये बनौली, ये हरियाणा में पड़ता है, हिसार में पड़ता है। और एक खास बात, इसको छोड़िए, कोई मतलब नहीं है। एक बात याद रखिएगा कि बनौली वह स्थल है जहां की सड़कें समकोण पर काटती हुई नहीं नजर आती। ये विशेष बात याद रखिएगा। बनौली एकमात्र साइट है जहां की सड़कें तारांकित हैं, तारे की आकृति बनाती हैं। ठीक है, समकोण पर नहीं काटती एक दूसरे को। दूसरी बात याद रखिएगा कि ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस प्रजाति की सरसों बनौली से ही मिलती है। सरसों का ढेर, सरसों का ढेर। यह सरसों का ढेर कैसा है? ठीक, ये सरसों है, बनौली से पाई जा रही है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यह सरसों किस प्रजाति की है? तो आप कहोगे सर यह ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस प्रजाति, जो आज है यार। ठीक है, जो आज है। क्लियर? ये सब कोई मतलब नहीं है, सब पढ़ चुके हैं। ठीक। अब बात आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। सभ्यता का पतन हुआ तो कैसे हुआ? ठीक, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। ठीक, करना क्या है आपको? बस हो गया। क्लियर? एक पॉइंट आपका ये आ गया, दूसरा पॉइंट आपका ये आ गया। ठीक है, व्यापार का पतन। ठीक, और तीसरा आ गया भूगर्भिक हलचल। ठीक, बस 3 पॉइंट। आप कहोगे कि सर किताब में तो 10-15 पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, कोई मतलब नहीं। ठीक, तो बच्चों, पहली बात आप याद रखिएगा, सिंध घाटी सभ्यता का उद्भव एक पहेली है, तो पतन भी एक पहेली है। रहस्यमय वो भी है, रहस्यमय ये भी है। अब इस पहेली का समाधान कैसे किया जाए, जिस सभ्यता का पतन कैसे हुआ? बस ना,
तो अब यहां आपको अपना ब्रेन दिखाना है, ठीक है। ये देखिए, आप ही बताएंगे, मैं केवल आपकी इच्छाओं को प्रस्तुत करूंगा। आप बताइए, घाटी सभ्यता में, सैंधो घाटी सभ्यता में घर किसके बनते थे? ईंट, लकड़ी। ईंट कैसे पाओगे आप? लकड़ी जलाओगे तभी तो। लकड़ी आप जलाओ, तभी तो पकाओगे आप। फिर ये लकड़ी कहाँ पाओगे? पेड़ काटो आप। ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने पेड़ों की अविवेकी दोहन किया है। दोहन किया। तो जब आपने दोहन किया, अविवेकी दोहन किया, ठीक है, तो इसका प्रभाव क्या आएगा? इसका क्या प्रभाव आएगा? आप कहेंगे सर आप, ठीक है, वाटर साइकिल को डिस्टर्ब कर देंगे। ये जलीय चक्र को आप डिस्टर्ब कर देंगे। ठीक। और जैसे ही जलीय चक्र डिस्टर्ब होगा, ठीक है, उसका परिणाम क्या आएगा? सूखा। पानी ही नहीं है तो लोग, पशु और जीव कहां जाएगा? पानी पीने के अभाव में कितने दिन तक जिंदा रहेंगे भाई? क्लियर? अब कह दीजिए, इस सूखे के कारण सभ्यता ध्वस्त हुई। ओरल स्टाइन, ओरल स्टाइन। हो गया। हो गया ना? अब बच्चों, हमको एक चीज आपको और बताना है। समझ में आ रहा है अखिलेश जी? पूरा मैटर कुछ नहीं करना है, पौधा ले लो यार, एक ठो बना लो। ठीक है, क्लियर? ये सब बनाने की जरूरत थी नहीं, लिखने की जरूरत थी नहीं, ये तो हमने याद दिलाने के लिए किया। लेकिन अखिलेश जी एक बात बताओ, जब सूखा पड़ेगा तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ना? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो सूखा पड़ने से सभ्यता जाएगी। और जब टेम्परेचर यहां बढ़ेगा, टेम्परेचर क्यों बढ़ जाएगा यार? जल चक्र आपने डिस्टर्ब किया तो टेम्परेचर कहां से बढ़ गया? क्योंकि आपने इनको जलाने के बाद CO2 का बादल बना दिया। ठीक है, क्लियर? तो अब टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो जो आइस है, यह आइस मेल्ट कर जाएगी। आइस मेल्ट करेगी। पानी, यह गर्मी के कारण, गर्मी तो है ना, सूखा है तो गर्मी है। और जब आइस मेल्ट करेगी तो पानी आया, पानी ऐसे ही पतला सा निकलेगा उस समय। अब ये करेगा क्या कि यह वाष्प में बदलेगा। ये वाष्प ऊपर जाएगा, वहां पर यह संघनित होगा, और संघनित होकर के यह हैवी रेन में बदल जाएगा। ठीक। तो बाढ़ इससे आ रही है, आइस से।
और बाढ़ इससे आएगी, हैवी रेन से, और परिणाम क्या होगा? आप कहेंगे कि सर ये भयानक बाढ़ आएगी। ठीक, और इसी बाढ़ के आधार पर, इसी बाढ़ के कारण सभ्यता को नष्ट होता हुआ दिखाया है किसने? जॉन मार्शल ने। मोहनजोदड़ो का, क्योंकि मोहनजोदड़ो का अंत कैसे हुआ है? बाढ़ से हुआ है। कौन कह रहा है? जॉन मार्शल कह रहे हैं। कैसे बाढ़ आई? तो आप कहेंगे मनुष्य के अविवेकी कार्यों से। अविवेकी कार्य क्या है वो तो समझ गए। ठीक ठीक, सबूत कहां से लाया मार्शल ने? तो आप कहेंगे कि मोहनजोदड़ो सिंध के तट पर बसा हुआ था। पहले वो एकदम किनारे बसा था पीने के पानी के लिए, लेकिन फिर खुदाई में उन्होंने देखा कि इसके ऊपर बालू है। फिर लोग पानी से, बाढ़ से बचने के लिए पीछे आए हैं। फिर देखा कि यहां पर भी पानी आ गया। फिर इसके बाद और पीछे आए। ऐसे करते करते भी बेचारे 5 बार, 4 बार भागे हैं, और 5वीं बार बाढ़ ने भागने का भी अवसर नहीं दिया। ठीक, क्लियर? तो जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो का पतन बाढ़ से देखा है। एस.आर. राव ने लोथल का पतन बाढ़ से देखा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? क्लियर? आज आप क्या कर रहे हैं? जहां आप जिस स्थान पे बैठे हैं, आप उसी स्थान को देखिए। ठीक है, रिवर को क्या कर रहे हैं आप? सकरा कर रहे हैं ना? ये डैम वो चीजें बना रहे हैं। क्लियर? लेकिन मैंने तो ये कहा था, हमने नहीं कहा भाई, ये तो फिजिक्स कहती है कि जो चीजें दिखती हैं वो मरेंगी। आप टिहरी डैम बनाए हो, टिहरी डैम में पूरी रिवर टिहरी को आप निकल गए हो, लेकिन अगर टिहरी डैम टूटा तो टूटेगा ही दोस्त। और न टूटे अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी खुरापाती के कोई जिहादी मिल गया तो क्या करेगा वो? अब अगर आप बताओ कि टिहरी डैम टूटा तो कहां जाएगा? ठीक, तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि रिवर को आप एक तरफ सिकोड़ रहे हो, और दूसरी तरफ शहर का जो स्लिट है, मलबा है, ये मलबा रिवर में डाल रहे हो। तो उसकी जो पेट है वो भर रहा है। तो इसका मतलब जो अगली बार बाढ़ आएगी वो अपने पूर्व रिकॉर्ड को तोड़ जाएगी। तो मोहनजोदड़ो में जो बाढ़ आ रही है वो अपने पूर्व रिकॉर्डों को तोड़ते हुए चली जा रही है। तो बाढ़ के कारण भी देख लिया आपने, सूखा भी देख लिया, एक चीज व्हीलर वाला भी ले लीजिए, वाह आक्रमण भी देख लीजिए। वाह आक्रमण, फॉरेन इन्वेजन, तो ये तो आप जानते ही हैं कि मोहनजोदड़ो से उन्होंने 42 ठो कंकाल पाया था, और वो तेज धार वालों से कटापटा, तो सब जानते ही। ठीक, और बच्चों यही लिखा मिटा दिया, अराजकता। अराजकता से भी सभ्यताएं नष्ट हो जाती है। ठीक, क्लियर? आप एक बात बताओ, अराजकता समझ रहे हो ना? जहां राज्य का कानून लागू ना होता हो, बाहुबली का कानून लागू होता हो, उसे अराजकता कहते हैं। अच्छा, आप एक बात बताओ,
बिहार की मिट्टी सोना उगलती है सर, है ना। पूर्वी उत्तर प्रदेश कि ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इलाहाबाद से पूरब में जाइए तो ये पूरे मैदान है और यहां पर सोना उगता है सर खेतों में। लेकिन यहां पर लोग भाग के इलाहाबाद क्यों आ रहे हैं, दिल्ली क्यों जा रहे हैं, पंजाब क्यों जा रहे हैं, हरियाणा क्यों जा रहे हैं, ठीक है। और वहां जाकर के वो बड़ी दयनीय स्थिति में समझौता करने के लिए विवश क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इन क्षेत्रों में अराजकता है सर। अराजकता है, और जिसकी लाठी उसी की भैंस है वहां, ठीक है। पूर्व उत्तर प्रदेश में कभी जंगल पार्टी चलती थी, तो बिहार के अंदर अपहरण उद्योग चलता था। बड़े बड़े मठाधीश बनते थे और लोग बड़े गौरवान्वित होकर कहते हैं कि मेरा मेरा उन भैया से संबंध है। बंदूकें कंधे पर लेके चलते थे। आज इलाहाबाद में कोई अगर अपने दिल्ली या इलाहाबाद में या जितने भी मेगा सिटीज हैं, वहां आप अगर कोई बंदूक अपने कंधे पर रख कर जाएगा तो लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, ऐसे ही है, ठीक है। पुलिस में कौन रुचि रखता है? मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग। जहां हिंसा है वहां पर हथियार है, वहां पर फोर्स है। तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार क्यों डेवलप नहीं कर पाया? क्योंकि अराजकता थी और लोग एक दूसरे को मार करके खा रहे थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कर क्या था? जब व्यापार और व्यवसाय का पतन हुआ तो ये प्रशासक जिसने हमारी रक्षा की कसम खाई थी वही हमारा भक्षक बन गया। और जब चारों ओर अराजकता फैल गई तो उस अराजकता से भी यह सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ था। ठीक है, व्यापार और व्यवसाय, अल्ब्राइट, ये किसने कहा? राइक्स ने कहा था अराजकता के कारण। लेकिन अल्ब्राइट है जो कहता है कि व्यापार का जब पतन होगा तब अराजकता आएगी। व्यापार का पतन से सभ्यता नष्ट हुआ, प्रोफेसर अल्ब्राइट। इसको लिख लीजिएगा, किताब नहीं मिलेगा जल्दी। प्रोफेसर अल्ब्राइट, ठीक है। मेसोपोटामिया का पतन हुआ, व्यापार और व्यवसाय का पतन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सभ्यता का विनाश होगा, ठीक है। एक और आप चाहो तो लिख लो। माधव स्वरूप वत्स का कहना है, वो यहीं पे यहाँ का मैटर था। माधव स्वरूप वत्स का कहना है जब बाढ़ आएगी तो नदियां अपने मार्ग को बदल जाएंगी और बदलते हुए मार्ग के कारण जो है, ठीक है, वो नष्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे आप बात को समझो, आप इलाहाबाद में हो, इलाहाबाद में रिवर चल रही है, आप बहुत बड़ा बड़ा डैम बनाए हो। जितना डैम बना रहे हो सामान्य स्थिति के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर रिवर गंगा ने किसी डैम में छेद कर दिया या बाढ़ चल रही हो और किसी टेररिस्ट ने वहां कुछ कर दिया तो इलाहाबाद कहां जाएगा? 2 मिनट, न्यू पता नहीं चलेगी कहां गई, अरब सागर में गई कि बंगाल की खाड़ी में गई। ठीक ना? तो आप समझ गए। तो आप ये कहेंगे कि नदियां अपने मार्ग में लगातार परिवर्तन करती रहती हैं और उस परिवर्तन के कारण उन्होंने कभी, ठीक है, गहन बस्तियों की तरफ चली गई और उसमें उसको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं थी और इसलिए सभ्यता नष्ट हुई। माधव स्वरूप वत्स का ये कहना था, ठीक। और एक पॉइंट, महामारी, कनेडी साहब का कहना है कि यह सभ्यता मलेरिया जैसी महामारी से ग्रसित होकर मरी है, ठीक है। और कोई अगला इतिहासकार आएगा और वो कहेगा कोविड के कारण मरी, ठीक है। 2025 में फिर आएगा,
आएगा, श्योर आएगा, देखते रहना। ठीक। और अब आप का ये टॉपिक खत्म होता है। कल से आपके सारे प्रैक्टिसेस क्वेश्चन जाएंगे। मतलब कल आपका केवल और केवल, ठीक है, तब तक जब तक कि पूरे क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक जाएंगे, क्योंकि इसको आपके ब्रेन में है ये मैटर, ठीक है ना, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है, गलती कर जाएंगे। तो इस